हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आशा है कि आपका पेपर अच्छा बीता होगा और आप अच्छे से मार्क से इसे उत्तीर्ण कर लेंगे। हम लोग देखते हैं कि सीटेट 2021 में जो 31 जनवरी को आज प्रथम पाली में संपन्न हुआ है, उसमें मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक पेपर है जो है टेस्ट बुकलेट कोड परीक्षा पुस्तिका संकेत जे है ये। इसका हम लोग शुरू कर रहे हैं 11वां। सब में वही पे प्रश्न है, बस उसके ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, तो उस पर हमें ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं देना है। बस आपको उत्तर से मतलब है कि कौन सा उत्तर सही है और उसे हल करने का, उसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। तो आपको पेपर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमारे देखने के लिए ये व्यवस्था की गई है। 31 नंबर पे इसमें जो सवाल है, हो सकता है आप में आगे पीछे हो, कहीं हो, तो उसे आप मिला लीजिएगा। सवाल इस प्रकार है। सवाल है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। कितना धारिता इसकी दी गई है? 16 लीटर। धारिता 16 लीटर। अब उसके बाद 16 लीटर धारिता की एक बाल्टी हो गई जो पूर्ण रूप से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। तो बाल्टी बना लिए और इसका जो इसे छोटे छोटे बर्तनों में भर के फिर बाहर की ओर करना है, भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थापित किया जाता है। तो मग की हमें धारिता बतानी। तो कोई एक मग है जिससे इसे बार बार मापा जा रहा है, तो इस मग की हमें धारिता बतानी है कि इस मग की धारिता क्या होगी। तो इस मग से इस पानी को निकालने पर कितनी बार में निकाला जा रहा है? ये पूरा जो 16 लीटर पानी है वो 50 बार में निकाला जा रहा है। तो एक बार में एक मग पानी, दूसरी बार में दूसरे मग पानी। तो अगर पूरे पानी की बात करें तो जो पानी है वो कितना है? 16 लीटर। 16 लीटर। इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 250 ml, 275 ml, 320 ml और 225 ml। तो सबसे पहले तो लीटर को अगर मिलीलीटर ml में बदलें तो 16 लीटर को अगर मिलीलीटर में बदलें तो 1000 से अगर गुणा कर लें, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो ये 16000 मिलीलीटर हो गया। ये हो गया कितना? 16000 मिलीलीटर, या लिख सकते हैं इसे ml। तो 16000 मिलीलीटर। अब इसे मापा जा रहा है 50 बार में, तो अगर इसे 50 से भाग दे दें, क्योंकि एक बार में मान लिया गया इसका जो माप है वो है x। कितना? x। तो अगर एक बार में ये x ml पानी निकाल रहा है, दूसरी बार में भी x ml, तीसरी बार में भी x ml, तो ऐसा करने पर ये कितने बार में पूरे बाल्टी को खाली कर दे रहा है? 50 बार में। 50 बार करने पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है। तो 50 को यहाँ भेज दें, x को यहाँ भेज दें, या फिर तिर्यक गुणा कर दें। तो 50x बराबर 16000। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 16000 बटे 50। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 का इसमें भाग दे दें, 5 तिया 15, बचा 1, 1 और 0 10, 5 दूनी 10, 0। तो 320 ml। तो ये आसान सा सवाल था। क्या था कि 16 लीटर की एक बाल्टी है, पूरी भरी हुई है, एक मग से पानी निकाला जा रहा है इसमें, जो पूरा भर कर निकालने पर 50 बार में इसे खाली कर दे रहा है। तो 50 बार में खाली कर रहा है, तो 50 बार में खाली हो जा रहा है, तो इसकी धारिता कितनी है? तो इसकी धारिता हो गई, तो अगर एक बार में मान लिया गया x ml पानी निकल रहा है और कुल पानी कितना है? 16000 ml, 16000 मिलीलीटर। तो इसे निकालने के लिए 50 बार में खाली हो जा रहा है। तो इतने को ही हम लोग सॉल्व किया और आ गया इसका उत्तर। उत्तर कितना आया? x बराबर आ गया 320 ml। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 32 नंबर। दूसरा सवाल है 17,863 पाने के लिए 8008, 8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा। तो देखते हैं हमें कितना बनाना है। बनाना है हमें 17,863। तो 17,863 पाने के लिए इन तीन अंकों के योग में से हमें क्या घटाना होगा। तो देखते हैं। तो 8000 हो गया,
फिर हो गया 8008 पहला हो गया, दूसरा हो गया 8088, तीसरा इसमें 8808, तीनों को जोड़ दिए क्योंकि तीनों के योग में से ही पूछा गया क्या घटाना है। तो 8 8 8 8 लिखे हो गया ये 24 को 4 हासिल 2, 8 और 2 10 को 0 हासिल 1, 8 और 0 ये 8 और 1 हासिल हो गया 9, 8 8 8 ये हो गया 8 3 24। तो हमें ये पाना है और हमारे पास योग है ये। तो अब क्या करें, इसे बनाने के लिए इसमें से क्या घटाना होगा, तो इसी को घटा दें। जैसे कहा गया है कि हमें 10 रुपए प्राप्त करना है या 10 रुपए बनाना है, तो 20 में से क्या घटाएं कि 10 हो जाए, या फिर ये कहें कि 15 में से क्या घटाएं कि 10 हो जाए। तो यहां पर तो साफ दिख रहा है कि 5 घटा दें तो 10 हो जाएगा। तो उत्तर कैसे आएगा कि हमें 15 में से क्या घटाएं कि 10 मिल जाए। तो मान लिया गया x घटाएं, तो x घटाने पर 10 मिलेगा, तो उसमें से 10 घटा दें तो उस x का मान आ जाएगा। तो मतलब अगर ये पूछा जाए कि इस संख्या को प्राप्त करने के लिए इसमें से कितना घटाएं, तो उस कितना को ज्ञात करने के लिए उस संख्या को इसमें से घटा दें तो उसका मान मिल जाएगा। जैसे 15 को 10 से घटाए, 10 घटाए 15 में से तो बचा 5, मतलब अब इस 15 में से अगर 5 घटाएं तो हमें क्या मिल जाएगा 10। तो 17,863 हमें प्राप्त करना है, हमारे पास योग इतना है, तो इसे घटा दें तो मतलब इसमें से भी वो संख्या घटाएंगे तो हमें 17,863 मिलेगा। तो देखते हैं घटा के 17,863, 4 में से 3 गया, ये बचा 1, यहाँ फिर बचा कुछ नहीं 10, 10 में से 6 गया, ये हो गया 4, यहाँ बचा ये 9, 9 में से 8 गया 1, और ये हो गया 14, 14 में से 7 गया 7। तो ये उत्तर आ गया तीसरा इसका 7141। सही है इसका 7141। मतलब अब फिर क्या काम करना है, यही पूछा गया है कि इन तीनों के योग में से, तो इन तीनों का योग ये हो गया, इसमें से हम लोग क्या घटाएं कि ये मिलेगा। तो अगर इस संख्या में से हम 7141 घटाते हैं तो ये हमें मिलेगा 17,863। तो ये 17,863 को प्राप्त करने के लिए मतलब उसमें से क्या घटाएं, इसी 17,863 को ही घटा दिए तो हमें मिल गया कि अगर 7,141 घटा दिया जाए इस संख्या में से तो हमें मिल जाएगा 17,863। अगला सवाल है, अगला सवाल 33 नंबर। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो जो तालिका है वो दिखा रही है कि मारिया और इधर शहनाज दोनों 100 में से कितने अंक प्राप्त कर रही हैं। तो इधर लिख लिए मारिया और इधर हो गया शहनाज। इन दोनों के अंकों की बात करें तो पहले अंग्रेजी, इंग्लिश में कितना नंबर, मारिया का 74 और इनका दिया गया 81। हमारे पास सवाल नहीं, सवाल लिखना पड़ेगा। फिर है गणित, ये अंग्रेजी हो गया या इंग्लिश ही लिख दें। फिर गणित मैथ्स में मारिया के 88 नंबर, शहनाज के 78 नंबर। फिर उसके बाद सोशल स्टडीज ST या सोशल साइंस, इसमें जो है 65 और 77। फिर उसके बाद हिंदी में 73 और 72। फिर विज्ञान साइंस, इसमें 90 और 82। पहला ऑप्शन दिया गया है मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। तो अगर मारिया और शहनाज की बात करें तो मारिया और शहनाज ने 88 नंबर, इसमें मारिया ने इसमें ज़्यादा अंक प्राप्त किए। इसने मैथ में शहनाज के 78 नंबर और मारिया के 88 नंबर, तो एक विषय इसमें ज़्यादा है। और देखें किसमें ज़्यादा है, तो इसमें 65 77 73 72 इसमें भी ज़्यादा है। और इसे अगर देखा जाए 90 और 82 तो इसमें भी ज़्यादा है। मतलब 3 विषयों में मारिया के शहनाज से ज़्यादा अंक है। अगर सभी ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में कहा गया मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए, गलत बात, क्योंकि मारिया ने मैथ में भी 88 प्राप्त किया, इसने 78, हिंदी में 73 और इसने 72, साइंस में 90 और इसमें
इन्होंने शहनाज ने 82, मतलब 3 विषयों में इनसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये बात तो गलत हो गई। दूसरा, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, तो गणित और विज्ञान, तो गणित में इनके शहनाज के प्राप्तांक है 78 और विज्ञान में 82। तो गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, इन दोनों को जोड़ दें तो 8 और ये हो गया 2, 8 और 2 हो गया 10 और 7 8 15, 15 1 16, 160। इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो इन विषयों में मतलब इसके लिए भी गणित और विज्ञान ही देखें तो गणित और विज्ञान में मारिया के कितने अंक हैं, तो 8 और 0 ये हो गया 8 और 8 और 9, 8 8 16 17, 178। तो कहा गया कि गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो ये भी बात गलत है। इसके 160 हैं और इनके हैं 178, तो मारिया के ही अधिक हैं, तो मारिया से उसके कम है। तीसरा, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। तो मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक देखते हैं तो 4 और 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 और ये 0 भी 20 हुआ, 20 को शून्य लिख दिया, कैरी हासिल 2 हो गया। 7 8 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 9 हो गया ये 37 और 2 हासिल 39, 390। तो मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। तो ये हो गया मारिया के कुल प्राप्तांक। और अब शहनाज के कुल प्राप्तांक की बात करें तो 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 2 20 को 0 हासिल 2, फिर 8 7 15 या 8 7 15 और फिर ये 8 7 15, 15 15 30, 30 7 37 और 2 हासिल 39, 390। यही थर्ड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड वाले ऑप्शन में कहा गया मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, तो बिल्कुल सही बात है। दोनों के प्राप्तांक 390, 390 दोनों के प्राप्तांक समान है। 34 नंबर का सवाल है, बस आपको इत्मीनान से समय देके हल करना था। जो हल करने वाले सवाल हैं वो बहुत आसान प्रकृति के ही हैं। बाकी जो याद करने वाले हैं उनकी सीटेट आंसर की जारी करेगा तो देखा जाएगा क्या सही और सटीक जवाब होता है। 34 नंबर, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है। तो भाई बड़ा महंगा भाड़ा है भाई, ये किसी मेट्रो सिटी दिल्ली मुंबई या कलकत्ता का ही हो सकता है। तो 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए, 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर बढ़ता है तो 16 रुपया, फिर 1 किलोमीटर बढ़ता है तो 16 रुपया, इसी प्रकार से पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया। अब उसके बाद तो फिर से सवाल पढ़े, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है और इसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए, तो मंजू यहाँ अपने घर से चली और रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए इधर कहीं दूर रेलवे स्टेशन, इन्होंने कितने रुपए खर्च किए, 258 रुपए किराया दे दिया। कुल कितना किराया दे दिया, 258 रुपए। तो 258 रुपए दे दिए तो पहले 2 किलोमीटर के लिए इन्होंने दिए हैं 50 रुपए, पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए। तो ये हो गया 2 किलोमीटर दूरी, रेलवे स्टेशन से इनके घर की दूरी, इधर ट्रेन व्रेन बना दे। तो ये हो गया रेलवे स्टेशन, ये हो गया घर। घर से जो स्टेशन पहुंचने के लिए कुल रुपया खर्च हो रहा है 258, तो 50 रुपया तो लग गया 2 किलोमीटर के लिए। अब बाकी का रुपया बचा, बाकी बचा 208 रुपया। 50 घटा दें 258 में से तो बचा 208 रुपया। तो अब 208 रुपया बचा, 208 रुपये में ही तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की कितनी दूरी है या दूरी कितनी है, तो अब
पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए भाड़ा लग रहा है और उसके बाद प्रति 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपए भाड़ा लग रहा है। 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपया, 16 रुपया। तो देखते हैं 16 रुपया लगता है कितने के लिए, 16 रुपया लग रहा है 1 किलोमीटर के लिए। 16 रुपए में कोई व्यक्ति जा रहा है 1 किलोमीटर, तो 1 रुपए में कितना जाएगा, 1/16, चूंकि इसलिए वाला सवाल है इसलिए 208 रुपए में कितना जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1/16 गुणे 208। 208 से भाग दे दें, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 4 4 और 8 48, 16 तिया 48। मतलब ये 13 किलोमीटर और आगे जाएगा, 13 किलोमीटर। ये कैसे निकाले हम लोग, क्योंकि ये 50 रुपए में तो 2 किलोमीटर चली गई, उसके बाद जो पैसा बच रहा है 208 रुपया, 208 रुपया में ये प्रति 16 रुपया में जाएंगे 1 किलोमीटर, फिर 16 रुपया में 2 किलोमीटर, फिर 16 रुपया में 3 किलोमीटर। तो मतलब 16 से अगर 208 में भाग दे दें तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या किलोमीटर इन्हें वो ले जाकर छोड़ देगा। तो 16 रुपया में 1 किलोमीटर, फिर 16 अगले 16 रुपया में फिर 1 किलोमीटर, इस प्रकार 16 से अगर 208 में भाग दें तो पता चल जाएगा हमें कि कितना किलोमीटर वो जा पाएंगे। तो 208 में 16 से भाग दे दिए, ये आ गया 13 किलोमीटर। तो अब कितना, घर तो यहाँ है, स्टेशन यहाँ है, तो 13 किलोमीटर गई 16 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और 2 किलोमीटर गई 50 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो कुल किलोमीटर कितनी, 13 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। कुल मिला के उनके घर से जो दूरी थी रेलवे स्टेशन की वो हो गई 15 किलोमीटर। पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया, अब बाकी बचे 208 किलोमीटर के लिए 16 रुपया के, सॉरी बाकी बचे 208 रुपए के लिए 16 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे तो वो लगेगा 13 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा 15 किलोमीटर सही जवाब। 35 सवाल, 35 नंबर का सवाल है कि गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए, कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। पहला सवाल इसमें 35 नंबर, पहला सवाल, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो किसी आयत की बात की गई है, आयत इस प्रकार से बना सकते हैं, आयत की दोनों भुजाएं जो होती हैं लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होंगी, लंबाई तो इस प्रकार से ये बन गया आयत। इसकी लंबाई का नहीं पता, इसका एक भुजा दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी इसके सामने वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर, फिर परिमाप 30 सेंटीमीटर है, सभी भुजाओं का योग 30 सेंटीमीटर है, तो 5 5 10 हो गया, और ये भी 10 ये भी 10, तो कुल परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर। फिर बी वाला क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। फिर 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। फिर आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। पहला ऑप्शन ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। दूसरा ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, ए व बी बंद सिरे के प्रश्न है और सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ए और सी सही है, ए और सी। पहला और जो सी वाला सवाल है ये क्या है, ये बंद सिरे वाले प्रश्न है, सेट ऑफ मीडियन क्लोज्ड इंडेड, क्योंकि इनके बारे में पूर्ण जानकारी है तो ये क्लोज्ड इंडेड है, बंद सिरे वाले प्रश्न। तो पहला जो सवाल हो गया, पहला सवाल और तीसरा सवाल कौन कौन से, ए और सी, तो मतलब ए और सी ऑप्शन जो इसका वो है बंद सिरे वाले प्रश्न है, क्योंकि आयत के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है ए वाले ऑप्शन में, और सी वाले में 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए, तो ये भी बनाई जा सकती है, तो ये बंद सिरे वाले प्रश्न है। बाकी आयत की जानकारी देना और समुच्चय के लिए ये खुले मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। 36 नंबर,
तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा मतलब 35 वाले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। 36 नंबर के सवाल पे आ जाएं तो 36 नंबर में कहा गया है कि ये भी लगाने वाला नहीं, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, जिसकी जरूरत है। तो पहला है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। चौथा, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? सबसे बढ़िया उत्तर पहला ही है कि संकल्पनाओं, उन्हें कंसेप्ट की समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट शुड बी इनकरेज्ड, यही फर्स्ट ऑप्शन सही। 36 का फर्स्ट, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। 37 नंबर, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो इन्हें आकृतियों की समझ हो गई, उनमें वो संबंध बता ले रहे हैं, मतलब ये रहेगा स्तर 2। 37 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा स्तर 2, रिलेशन, संबंध वाला। स्तर 2 रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, तो 37 का दूसरा ऑप्शन होना चाहिए स्तर 2, संबंध। 38 नंबर, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? मतलब अधिगम पर किसका प्रभाव सबसे कम पड़ेगा? पहला, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मतलब जिस प्रकार का रिजल्ट आए उस प्रकार से विधि अपना पढ़ाने की बदल देना। दूसरा, इससे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बच्चे अगर जो कमज़ोर हैं उन्हें अलग विधि से पढ़ाया जाए तो उनका जो अधिगम स्तर है वो बढ़ेगा, तो इससे तो अधिकतम संभावना होगी प्रभावित होने की। इसमें पूछा गया है सबसे कम प्रभाव किसका पड़ेगा, तो मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। तीसरा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, फीडबैक। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे, मतलब छात्र अगर कोई चीज गलत करके आता है और उसे फिर काट के हम सही करके तुरंत दे दें तो फिर वो न्यूनतम ही शिक्षण अधिगम हो पाएगा। उसे बार बार जहां गलती है उसे बता के फिर से भेज दिया जाना चाहिए कि लो भाई फिर तुम गुड़ा भाग करके सही से आओ, यहाँ गलती थी यहाँ फिर से इसे करो। क्योंकि पूरा प्रोसेस बता देने के बाद वो बार बार अगर दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी सही होगा। तो छात्रों के गलत उत्तरों के हल नहीं देना है, यही उत्तर जो है न्यूनतम संभावना अधिगम के लिए प्रभावित करेगा। तो तीसरा उत्तर जो इसका सही है कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। 39 नंबर, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। इसमें फिर से अगर 39 नंबर का क्वेश्चन पढ़ें तो कहा गया गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है, गलत वाले को छांटना है। तो पहले में कहा गया गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, तो ये तो होना चाहिए यही, ये तो सत्य कथन है और इसे कहा गया नहीं है। दूसरा, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। तीसरा, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। इसमें पहला ऑप्शन ही सही होना चाहिए कि गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। ये बात जो है इनकी भूमिका बिल्कुल है, तो इसमें कहा गया है नहीं है भूमिका, मतलब ये कथन सत्य नहीं है। 40 नंबर, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है
पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है, क्रम विनिमय संख्याओं के लिए साचर्य भी, वितरण भी, संवरक गुणन। चौथा ऑप्शन जो है संवरक गुणन, इसका सही है जवाब। 41 नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, दूसरा उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो इसमें 41 का होना चाहिए 4, 41 का होना चाहिए 4। अभी सबका ऑप्शन लिख देंगे लास्ट में। 41 का होना चाहिए, चौथा विकल्प सही होना चाहिए कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। 42, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 42 में निम्नलिखित स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन से कथन सत्य हैं? पहला, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। राइटिंग शुड बी सीक्वेंस, एक सही मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। तो शुरुआत में तो यही होता है, ए और बी दोनों सही हो सकते हैं। तीसरा, गणना से पहले संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखना चाहिए, गणना से पहले संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें या तो दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है या फिर चौथा, 50-50 दोनों का चांस है। 43वें नंबर की अगर बात करें कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से अत्यंत उपयुक्त क्या है? जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, किजिनेयर छड़ें, गिनतारा। किजिनेयर छड़ों का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये छड़ें होती हैं जिन्हें भिन्न और भाग के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें सीक्वेंस से कलरफुल इस प्रकार से रखा जाता है और भिन्नों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो 43 का हो गया तीसरा ऑप्शन। चौथा, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणितीय संकल्पना, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, प्राकृतिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल कल्पना की आवश्यकता है, बच्चे कल्पना करके ही उसे सीख पाते हैं। तो 44 का दूसरा ऑप्शन सही है। 45, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका ऑप्शन तो अधिकतम लोग सही किए होंगे, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। दूसरा ऑप्शन 45 का दूसरा, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। शुद्ध कथन को पहचानिए। चौपड़ आकृतियां क्या होती हैं? त्रिविमी के लिए शहद के छत्ते की तरह संरचना वाली आकृतियां हैं, उन्हीं को कहा जाता है चौपड़ आकृतियां। 46, शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तो तीसरा इसका उत्तर सबसे सटीक है कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 47, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो मतलब जैसे किसी ईयर की पढ़ाई, जैसे सेमेस्टर की, मान लिया गया बीटीसी में ही था सेमेस्टर, तो क्रम के लिए उसे लिखा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ। तो इसके लिए यहीं पे लिख रहे हैं, जैसे लिखा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, मतलब पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से जब चीजें आती हैं तो उन्हें कहा जाता है क्रम सूचक भाव में। तो इस घर में 3 कमरे हैं, नहीं 3 टीम सदस्य हैं, 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। हाँ, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा क्रम सूचक के रूप में आ रहा है। तो मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन होगा चौथा, कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। तो ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो बच्चों को 1 से 5 तक के बच्चों को त्रिभुज के बारे में बताना है
तो कौन से कथन को, इसमें कौन सा कथन उसके लिए सही रहेगा? संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए? नहीं, त्रिभुज की जानकारी में उन्हें सब प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत कराने होंगे। पहला सवाल गलत। दूसरा, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। नहीं, अन्य आकृतियां भी रहेंगी तभी उन्हें समझ आएगा कि तीन भुजाएं हैं तो ये त्रिभुज है। अन्य आकृतियों से वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसे। तीसरा ऑप्शन, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। चौथा, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दीजिए, तो एकदम गलत। तीसरा ऑप्शन एकदम सही है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए, फिर उन्हें उसे अलग करा के इन चीजों को, जिसमें तीन भुजाओं जो त्रिभुजाकार हो उन्हें त्रिभुज कहेंगे, तो ये अवधारणा उनमें परिचित, इस अवधारणा से वो परिचित हो पाएंगे। तो 48 का तीसरा ऑप्शन सही है। 49, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। नहीं, गणित में 4 और 5, कक्षा 4 और 5, 3 में भी कुछ भाग है, तो गणितीय समझ जो है 4-5 में विकसित होती है, तो केवल उच्च प्राथमिक में गलत बात, ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, सही है ये। तीसरा, क्षेत्रीय मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, नहीं, 4-5 में भी है ये। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है दूसरा, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। 50वां, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो 5 क्रमागत संख्याओं को बताना है तो पूरा सही सही से हल कर लिया जाता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। पहली संख्या x, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, तो इसकी अगली संख्या, अगर ये 5 है तो इसकी अगली संख्या 6, इसकी अगली संख्या 7, उसके अगली क्रमागत संख्या 8, मतलब एक एक की बढ़ोतरी हो रही है। तो एक क्रमागत, पहली क्रमागत संख्या हो गई x, मतलब पहली संख्या हो गई x, तो इसकी अगली क्रमागत संख्या हो जाएगी x प्लस 1, इसकी अगली क्रमागत संख्या हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि 5 के बाद ये हो गया 6, अब 5 में 2 जोड़ दिए, ये हो गया 7, फिर ऐसे ही x धन 3, फिर x धन 4, तो 5 क्रमागत संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। कोई संख्या मान सकते हैं, जैसे 2 है, 2 की अगली क्रमागत संख्या 3, फिर 4, फिर 5, मतलब एक एक की सम में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, एक एक जोड़ते जा रहे हैं, तो ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, इन सबको अगर जोड़ दें तो सबका योग कितना दिया गया है? 20 दिया गया, बराबर 20। अब प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो इन तीनों का योग हमें बताना है। सबसे पहले तो इस समीकरण को हल करें, तो x x x x x, 5 बार x हो गया, ये हो गया 5x धन, और देखें 1 2, 1 और 2 3, 3 6 4 10, तो 5x धन 10 बराबर 20। 5x बराबर, अब ये 20 अपने जगह है, 10 को उधर पक्षांतर करके भेज दिया, इधर प्लस धन था तो उधर जाके माइनस 10, ये हो गया 5x बराबर 10। तो x बराबर हो गया, इधर 5 गुणा में है तो इधर भाग में 10/5 बराबर 2, तो x का मान आ गया 2। तो पहली संख्या जो आ गई वो आ गई 2, अगली संख्या क्या आ गई? 2 धन 1, अगली क्रमागत संख्या वही 3, फिर अगली क्रमागत संख्या 4, फिर 5, फिर 6, यही सब संख्याएं। अब पूछा गया कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो ये तीनों हैं, 2 3 5 4 9, 9 हो गया उत्तर। तो 50 का जो है पहला ऑप्शन सही है, 9। 51 नंबर, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, तो कैसे विभाजन का प्रश्न होगा? 51 नंबर का ये सवाल है। बात करें अगर, तो जिससे भाग देते हैं वो हो गया भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो हो गया भाज्य, जो उत्तर आता है वो होता है भागफल, और जो इस घटाने के बाद अगर कट जाए तो ठीक, नहीं कटे तो उसे कहा जाएगा शेषफल। अब इसमें सब बात रखें कि क्या क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है।
तो एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है, ये भाजक भागफल का 5 गुना है। भागफल मान लिया गया x है, तो x का ही 5 गुना हो जाएगा आगे अगर पढ़ें, और शेषफल का 2 गुना है, और ये जो शेषफल रहेगा, ये जो मान रहेगा इसका ही दुगना है। यदि शेषफल 5 है, बहुत बढ़िया, शेषफल का मान यहाँ दे दिया गया, शेषफल कितना है 5। फिर से सवाल को जोड़ते हैं। तो एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है ई भागफल का 5 गुना है, इस भागफल का 5 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है। तो ये जो भाजक इस भागफल का 5 गुना है और इसी शेषफल का 2 गुना है, तो भाजक का मान कितना, शेषफल का 2 गुना, तो शेषफल है 5, तो भाजक कितना हो गया 2 गुना, मतलब 5 गुणे 2 मतलब 10। तो भाजक का मान यहां से आ गया 10। अब फिर और एक बार फिर इस सवाल को पढ़ते हैं। तो एक विभाजन के प्रश्न में जो ये भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। भागफल का कै गुना, 5 गुना। तो x का मान क्या रहेगा, तो भागफल हम लोग मान लिए। तो जो कहा गया है सवाल में कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, अगर लिखे यहाँ तो लिख सकते हैं कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना गुणे 5। तो भाजक का मान कितना आया है, अभी मिल गया 10, बराबर भागफल कितना, भागफल का मान है x गुणे 5 है ये। तो ये x गुणे 5 गुणा में, तो इसे बटा में इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 10/5। तो x का मान आ गया 2। तो मतलब जो भागफल है उसका उत्तर कितना आ गया, 2, भागफल हो गया 2। अब यदि शेषफल 5 है तो सब बात मिल गई, हमें भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया। तो पूछा गया है तो संख्या क्या है, ये संख्या भाज्य मतलब संख्या किसमें भाग दिया गया था। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या में जो भाग देने पर, मतलब इस किसी संख्या में जब भाग देते हैं, जैसे 10 में भाग दें, 11 में भाग दें अगर 2 का, 2 पचे 10, एक शेष बच गया। तो अगर इस संख्या को ज्ञात करना होगा तो 2 का 5 में गुणा करके शेषफल जोड़ दें। तो 2 पचे 10 धन 1 11, मतलब भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ दें तो वो संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, भाजक और भागफल का गुणा कर दें। तो भाजक 10, इधर लिख दे रहे हैं 10 गुणे भागफल 2, हो गया ये, यही काम 2 पचे 10। इसमें क्या जोड़ देना है, शेषफल। शेषफल कितना 5, तो 10 गुणे 2 मतलब 20 धन 5 बराबर 25। तो 25 वो संख्या होगी। 25 संख्या है कहां पर, 25 जो है वो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, 51 का दूसरा सवाल। अगला सवाल 52 नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और दूसरी, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः हैं। तो इस सवाल में क्या करें, अगर भाग दे लेते हैं तो सबसे आसान हो जाएगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाएं, क्योंकि और सब सवालों में बहुत बुद्धि जो याद किए वही लिखना है, तो इसे थोड़ा सा हल कर लें। तो क्या क्या ऑप्शन है, 5/6 है, फिर 3/4 है, फिर 1/2 है, फिर 2/3 है, फिर 3/5। इसे अगर सबको हल करें तो भाग दे के विधि से ही, पूरा परंपरागत तरीके से ही हल कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ट्रिक वाला मेथड अपनाएंगे तो उसमें एक प्रकार के बहुत सारे सवालों को पढ़ेंगे, तब ट्रिक समझेंगे, तब हल किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हल करें तो 5 में अगर 6 से भाग दें तो कैसे भाग देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक सवाल हल कर दे रहे हैं। 5 में 6 से भाग दिए, भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ दशमलव बढ़ा के एक शून्य उतार लिए, तो 6 वाठे 48, 6 9 54, तो ये 8 बार ही जाएगा, 6 वाठे 48। इसमें से घटा दिए, ये 2 दशमलव बढ़ा हुआ है तो चाहे जय शून्य उतार सकते हैं, 6 3 18, फिर उसके बाद फिर 20, तो मतलब ये आ गया 0.833। अब उसके बाद ऐसे ही 3 में 4 से भाग दें, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.30 में अगर भाग दे 4 का, तो 4 सत्ते 28, और फिर 30 में से 28 घटाए तो बचा 2,
मतलब भाग दे दें अगर तो 3 4, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ा के शून्य उतार लिए, 4 सते 28, 2 बचा, दशमलव बढ़ाएं तो शून्य उतार लिए, 4 पचे 20, कट गया ये हो गया 0.75। इसमें अगर भाग दें 10 में तो 0.2 पचे 10। इसमें अगर भाग दें तो 0.3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 6, फिर 6, ऐसे ही लिख सकते हैं। 5 के लिए अगर बात करें तो 0.5 छक 30, 5 छक 30, 0.6। तो अगर सब ऑप्शन की बात करें तो अब देखा जाए तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन कौन सी। तो सबसे बड़ा मान किसका आ रहा है, सबसे बड़ा मान आ रहा है 0.833। उसके बाद अगर मान की बात देखें तो 0.75। तो यही दोनों हैं। क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन हो गया 5/6 सबसे बड़ी भिन्न, और उसके बाद की दूसरी सबसे बड़ी, मतलब इसे हटा दें तो ये सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी ये हो गई। 0.75 किसका मान है, ये 3/4 का। उसके बाद बड़ा कौन है, उसके बाद है 2/3, 0.666। उसके बाद मतलब इससे छोटा कौन है, 3/5, ये हो गया 0.6। और सबसे कम कौन है, 0.5, सबसे छोटी वैल्यू। तो इसका चौथा ऑप्शन हो गया 5/6 और 3/4। 53 नंबर का सवाल है कि एक वर्ग के रूप में तार, एक वर्ग के रूप में तार को मोड़ दिया गया। तो एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को, तो पहले तो एक वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग ये बना लिए। इसका क्षेत्रफल कितना है, 144 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, यहां लिख दे रहे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, या ए का वर्ग भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया 144 बराबर ये हो गया भुजा का वर्ग। अब यहां से वर्ग हटाने के लिए, वर्ग हटाने के लिए क्या करें, इसे करड़ी में कर दें या इसे वर्ग के रूप में बना लें। तो आसान काम यही है कि दोनों का वर्गमूल ले लें। मतलब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ग है तो इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 को कहा जाता है करड़ी। करड़ी वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसे। तो ये हो गया करड़ी में 144, और करड़ी में 144 वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पढ़े भी हैं, वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं, 2 से भाग दें तो ये हो जाएगा 2 7, 2 फिर 2 से भाग दें, ये हो गया 36, फिर 2 से भाग दें 18, फिर 2 से भाग दें 9, फिर 3 से भाग जाएगा 3, फिर 3 से भाग जाएगा 1। तो सबका वर्गमूल के लिए जोड़ा बनाते हैं 2 2 का, घनमूल के लिए 3 3 का। तो वर्गमूल को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सब जोड़े में से एक एक लिख लिया जाए। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 3 बराबर हो गया ये भुजा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो भुजा का इसका मान कितना हो गया, 12 सेमी इधर और ये 12 सेमी इधर। ये तार था, तो तार हो गया 12 सेमी लंबाई हो गई, 12 सेमी चौड़ाई हो गई, मतलब वर्गाकार एक तार को मोड़कर ये क्षेत्रफल हो गया 144 सेमी। तो जो तार की लंबाई है वो भी 12 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई इसकी वो भी 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत के रूप में इसे मोड़ना है। मिटा दे रहे इसे। तो अब इन्हीं दोनों तारों को क्या किया गया, मोड़ दिया गया आयत के रूप में, आयत के रूप में। अब अगर देखा जाए तो आयत की जो भुजा है वो है 16 सेंटीमीटर। ये कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। तो अगर इसका परिमाप ज्ञात करें, वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, तो 12 ये 12 ये, तो 12 इसके सामने ये भी 12,
इसके सामने का ये भी 12, सबको जोड़ दें अगर तो परिमाप मिल जाएगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, या इन चारों को 4 बार जोड़ दें तो 12 12 12 12 12 कितना हो गया, ये 12 चौक 48 सेमी, 48 सेंटीमीटर में ये, तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर, ये हो गया परिमाप। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसके लिए भुजा कितना होगा, इसके लिए भुजा मान लिया गया ये हो गया x, तो ये हो गया x, आई 16 16 लंबाई दिया गया है। तो अगर 16 16 लंबाई दिया गया तो इसका भी परिमाप निकाला जा सकता है, किसका, आयत का। तो आयत का अगर परिमाप निकालें तो आयत का परिमाप मतलब सब भुजा को जोड़ दें। तो अब चूंकि इसी तार को मोड़ के इसे भी बनाया गया है, तो जितना इस तार का परिमाप है, तार की लंबाई तो न तो बढ़ानी है न तो घटानी है, तो कुल तार की लंबाई इसी को जोड़ के प्राप्त करते हैं। तो तार की लंबाई मतलब परिमाप मतलब 48, तो इसका भी सब योग जो होगा, क्योंकि उसी तार को मोड़कर बनाया गया है, तो जो इसका परिमाप है वह इसका परिमाप होगा। जो तार की लंबाई इसकी थी वर्ग की, वही तार की लंबाई होगी आयत की। इस वजह से इन सब चारों भुजाओं को जोड़ें तब भी कितना आना चाहिए, 48। तो 48 आने के लिए देखते हैं क्या होता है। तो x और x जोड़ दिए तो ये हो गया 2x, और 16 16 जोड़ दिए तो ये हो गया 32, बराबर यहाँ से कितना आना चाहिए, 48। इसे उधर भेज के घटा दें तो 2x बराबर हो गया 48 में से 32 घट जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16। तो x बराबर, अब 2x बराबर 16, तो मतलब 2 का यहाँ गुणा था तो इधर जाएगा तो हो गया भाग में, ये हो गया 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आयत। आयत की लंबाई दे दी गई है 16 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ क्षेत्रफल अगर निकाल दें किसका, आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लंबाई 16 और गुणे चौड़ाई हो गया 8। तो 8 6 48 को 8 हासिल 4, 8 है कम 8 4 12, 128 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा इसका उत्तर। क्या करना है, 128 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा 53 का दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। क्या कहा गया सवाल में, सवाल में ये कहा गया कि कोई एक वर्ग दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है। तो वर्ग अगर दिया गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा का मान निकाल लिए 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका परिमाप निकाल सकते हैं, 48 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया पूरे तार की लंबाई। अब इसी तार को मोड़ के फिर से उसका आयत बना दिया गया जिसकी भुजा की लंबाई 16 हो गई और चौड़ाई मान लिया x हो गया। अब उसी तार को अगर मोड़ के बनाया गया तो जो तार की कुल लंबाई होगी ये भी उसी तार से है तो इसकी भी कुल लंबाई उसके बराबर होगी। तो सब लंबाई जोड़ दिए, तो सब लंबाई जोड़ दिए तो x और x 2x और ये हो गया 32, जोड़ के 48, x का मान आ गया 8, मतलब इसका जो चौड़ाई है वो आ गया 8 और क्षेत्रफल निकालने के लिए कर दिए दोनों का गुणा, आ गया 128 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल 54, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। रूही कोई लड़की है और उसका स्थान कितना, 19वां। तो यहाँ पे खड़ी हो गई रूही। यहाँ से अगर गिनते हुए जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 18 और उसके बाद 19वां रूही। इधर से अगर गिनते हुए आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 18 और ये 19वां हो गई रूही। तो 18 बच्चे इधर, 18 बच्चे इधर, 36 और एक ये रूही, 37 बच्चे हैं उस क्लास में। कितने बच्चे हैं, 37 बच्चे। यही पूछा भी गया कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, इधर से भी 19वां इधर से भी 19वां। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, छात्रों की संख्या हो गई 37। 54 का पहला ऑप्शन सही। 55 नंबर का सवाल आ गया। 55 नंबर क्या है ये, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में, अस्मिता विद्यालय की मीटिंग में जा रही है, गोष्ठी स्कूल मीटिंग। अस्मिता जो है विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच जाती हैं। इन्हें पहुंचना था 8:30 पर, जब भी पहुंचना था
8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच जा रही हैं, तो 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच गई। तो ये पहुंची कब? पहुंची 15 मिनट पहले, मतलब 8:15 पर ये हाजिर। अब 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। तो इनके साथ जो इनके सहकर्मी हैं, कोई भी हो, सहकर्मी, सहकर्मी से कितना देर पहले पहुंची? वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। तो सहकर्मी इनका आधा घंटा बाद आया होगा। ये 8:15 पे पहुंच गई है, इस टाइम को अब मिटा दे। तो ये 8:15 पे पहुंच चुकी हैं और अपने सहकर्मी किसी व्यक्ति से कितना मिनट? आधा घंटा पहले पहुंचती हैं। तो वो मतलब वो जो सहकर्मी है वो इनसे आधा घंटा बाद आया है, तब भी आधा घंटा पहले पहुंची हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो कब आया होगा? इसमें 30 जोड़ दें, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो ये हो गया 8:45। तो इनका सहकर्मी आया 8:45 पे, ये पहुंच गई आधा घंटा पहले 8:15 पे। अब आगे, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो जो इनका सहकर्मी है वो गोष्ठी के लिए 8:45 पे पहुंचा तो है, लेकिन कितना? 40 मिनट की देरी से पहुंचा है। तो 40 मिनट इसमें ज्यादा टाइम लगा दिया, तो मतलब इसे कब पहुंचना था? 8:05 पे पहुंचना था, तब ना ये 40 मिनट लेट से आया। तो बहुत सही। इसका सवाल हो गया 55 का तीसरा। भारतीय व्यक्तियां लेट लतीफाना लाजमी है। तो ये हो गया 55 का तीसरा। 8:05 पर निर्धारित समय था, 40 मिनट लेट ये थे और 10 मिनट ये भी पहुंची हैं, स्मिता भी। 56 नंबर का सवाल जो है वो है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर ही हो? तो कुल वर्गों को क्षेत्रफल बढ़ाना नहीं है। 1 गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर हो? तो 1-1 मीटर की ये जो टाइल्स है, मान लिया गया, कुछ भी है, वर्ग है, तो टाइल्स ही मान ले अगर, तो 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है। तो ऐसी कौन कितनी टाइल्स हैं? 48 टाइल्स हैं। तो या तो सबको इकट्ठे एक लाइन में लगा दें, एक लाइन में लगा दें, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 48। एक ही लाइन में 48 टाइल लगा दिए, तो ये हो गया 1 गुणे 48। दूसरा, ये इस प्रकार से बन गया सब। पहला विधि 1 गुणे 48। दूसरा, एक लाइन में 2 टाइल लगाएं, तो 2 गुणे 24, तब भी वही क्षेत्रफल है, 24 दूनी 48, मतलब 2 टाइल लगा रहे हैं और इस प्रकार से ये टाइल्स लग गई, क्षेत्रफल अलग हो गया। ये इस प्रकार से सब समान माप किए। तो 2 लाइन में लगाए, तो एक लाइन में अगर लगाएंगे तो 48 एक लाइन में लग जाएंगे, अगर 2 लाइन में लगाएंगे तो अब लाइन की संख्या घट जाएगी, क्योंकि 24 इसमें लगेगा, 24 इसमें लगेगा। अब अगर 3 लाइन में लगाएं तो ये हो जाएगा 16 48, 3 गुणे 16। तो अगर 3 लाइन में ऐसे टाइल्स लगाते हैं तो अब कितनी टाइल्स लगेंगी? 16 48। इधर इस वाले में 48 संख्या थी अगर एक थी तो, अगर 2 थी तो 24, अगर 3 हो गई तो 16, अगर और बढ़ाएं तो 4 अगर एक लाइन में लगाएं तो 12 चौक 48। तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं। तो 12 टाइल्स लगेंगी एक लाइन में। अब ये 4 लाइन इधर हो गए और 12 टाइल्स इधर की ओर लगेंगी, सब में 12 12। अब अगर और देखा जाए, 5 से भाग जाएगा नहीं, 6 8 48। अगर इधर 6 टाइल लगा रहे हैं तो इधर 8 8 टाइल हर लाइन में लगेगी। तो ये हो गया 6 गुणे 8, 6 गुणे 8, 6 8 48। अब अगर देखा जाए 7 8, अब नहीं होगा, क्योंकि अब उसके बाद अगर संख्या बढ़ाते हैं तो संख्या बढ़ाएंगे तो फिर वही 8 गुणे 6 मिलेगा, मतलब इधर 8 और उधर 6, तो बात यही मिल जाएगी जो 6 8 वाली है। तो इस प्रकार से इन्हें कितने प्रकार से लगाया जा सकता है? 5 प्रकार ही, 1 2 3 4 5, इन्हें 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 5 प्रकार।
जो चौथा दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 56 का दूसरा 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। 57 नंबर, 57 नंबर के सवाल में जोड़ करना है। क्या जोड़ है? विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.5 रुपया, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपया, स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपया 50 पैसा, कैंची 17 रुपया में, रबड़ 2 रुपया में, चमकीले कागज की एक परत 2.5 रुपये में, सजावटी स्टिकर 5 रुपये में। तो सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, तो लिख नहीं रहे, लिख दिया। अच्छा, एक पैकेट क्रेयॉन, क्रेयॉन एक पैकेट है, ये कितना अमाउंट है? एक पैकेट। तो एक पैकेट क्रेयॉन का मूल्य कितना है? क्रेयॉन का एक पैकेट जो है वो मिल रहा है, पहले लिखा गया है 15.50। फिर 2 पैकेट पेंसिल, तो पेंसिल के एक पैकेट का मूल्य दिया गया है 14 रुपया। तो 2 पैकेट पेंसिल खरीदा इन्होंने, 2 पैकेट पेंसिल का मूल्य हो गया 2 पैकेट पेंसिल। तो पेंसिल का मूल्य एक पैकेट का है 14 रुपया, तो 2 पैकेट का हो गया ये 28 रुपया। जोड़ने के लिए 28 रुपया, कुछ पैसा नहीं तो 0 पैसा। फिर उसके बाद 2 पैकेट पेंसिल खरीदने के बाद एक पैकेट स्केच पेन, तो स्केच पेन का इन्होंने क्या किया? कै पैकेट खरीदा? एक पैकेट खरीदा। कै रुपया में स्केच पेन एक पैकेट मिल रहा है? मिल रहा है 22 रुपया 50 पैसा में, 22.50। उसके बाद एक कैंची, कैंची खरीद ली एक, तो एक कैंची का मूल्य है 17 रुपया। फिर उसके बाद चमकीले कागज की 5 सीटें, तो चमकीले कागज की एक सीट जो है 2.5 रुपए में मिल रही है, तो 5 सीट खरीदा इन्होंने। तो कागज, चमकीला कागज लिख दिए, चमकीला कागज की 5 सीट इन्होंने खरीदी, एक ठे कैंची और 5 चमकीले कागज की सीट। तो एक सीट का मूल्य है 2.50 रुपया। तो 5 का देखें तो एक का 2.5 रुपया, फिर 2 का 5 रुपया, फिर 7.5 रुपया, 3 का फिर 10 रुपया, फिर 12.5 रुपया, ऐसे ही मिल सकता है। गुणा करें तो 5 का गुणा 0 में 0, 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10, 2 12, और ये 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा दी, तो ये हो गया 12 रुपया 50 पैसा। चमकीले कागज की सीट जो है उसका मूल्य हो गया 12 रुपया 50 पैसा, 12.5 रुपया। और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, तो सजावटी स्टिकर का जो एक पैकेट है वो मिल रहा है 5 रुपए में, 5 रुपया मतलब 0 पैसा। उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा? कै रुपया वो देंगे दुकानदार को? तो सबको जोड़ देते हैं, तो 0 लास्ट लाइन में 0, तो 0। फिर यहाँ देखें 5 5 5 5 5 10, 5 15 को 5 हासिल 1, दशमलव है तो दशमलव लगा दिए। फिर यहाँ से 5 8 13, 13 2 15, 15 7 22, 22 2 24, 24 और 5 29, और एक हासिल 30 को 0 हासिल 3, 1 2 3 2 5, 1 6, 1 7, 7 और हासिल 3, 7 3 10। तो 100 रुपया और 50 पैसा खर्च किया इन्होंने, तो 100 रुपया 50 पैसा। दूसरा ऑप्शन सही है। ये था 57 नंबर का सवाल और इसका ऑप्शन जो है वो है दूसरा करेक्ट। 58 नंबर में एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8, ये दहाने वाला ही सवाल है, ऑप्शन चेक करके ही लगाना पड़ेगा। ऑप्शन लिख दे रहे हैं कि क्या क्या कहा गया इसमें। तो 58 नंबर सवाल में कहा गया है, जो पहला ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 63, 54, 81 और 72। तो कहा गया एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, तो 100 के आधे से अधिक मतलब 100 का आधा 50, 50 के आधे से अधिक, 50 से अधिक सब संख्याएं, सभी 4 ऑप्शन सही हो गए इस बात पे। यह 6 दहाई से अधिक और 8 इकाई, 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, मतलब 60 से 80 के बीच में होगा। तो 60 से 80 के बीच में ये 3 ऑप्शन है, ये तो कट के खत्म। इसके अंकों का योग 9 है,
तो इसके अंकों का योग 9 है, बाकी ये तीनों फिर सही हो गए। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का दुगना, तो 63 सही हो गया। बस 63 इसका ऑप्शन सही है, पहला वाला। तो इसमें एक लाइन अगर मिल जाएगी तो वही उत्तर मिल जाएगा तुरंत। तो एक लाइन ही पकड़ना है कि किससे ये होगा। अगला सवाल 59 नंबर, इसमें भी ऑप्शन लिख दे रहे हैं सब। पहले इसमें कहा गया है, पहला ऑप्शन है 4 9 3 2 7, दूसरा ऑप्शन 8 3 4 1 9, फिर ऑप्शन है 4 2 9 3 7, फिर ऑप्शन है 8 7 6 4 9। इस प्रकार से है। तो पहला इसमें कहा गया एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक। 100वें स्थान का अंक मतलब है हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये हो गया 100वें स्थान का अंक। 100वें स्थान का अंक 10,000वें था, हो गया 1000, हो गया 10,000। 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो ये जो अंक है 100वें स्थान का अंक 10,000वें अंक का 3/4 मतलब 3/4। तो अगर इस 4 के लिए चेक करें तो 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट गया 3, तो ये बात तो सही है। फिर इसके लिए अगर चेक करें तो ये उत्तर पहले ऑप्शन के हिसाब से सही है। फिर दूसरे ऑप्शन में भी चेक करें तो वही बात। तो इस 8 का 3/4 करें, 8 गुणे 3/4, तो 4 दूनी 8, ये हो गया 2 तिहाई 6, तो 6 यहाँ है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। फिर उसके बाद अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ भी, यहाँ 4 है तो 4 गुणे 3/4 करें, 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट गया 3 बचा। और यहाँ 100वें स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे क्या है 9, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर इस ऑप्शन को चेक करें तो ये 8, यही है 8 गुणे 3/4 मतलब 3 दूनी 6, ये सही है। तो अभी 2 ऑप्शन बचे हुए, इन दोनों को डिलीट कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही अब पहले कसौटी पे ही खड़े नहीं उतर पाए। दूसरा इसमें क्या कहा गया, 10वें स्थान का अंक। 10वें स्थान का अंक कौन होगा, इकाई, दहाई, मतलब ये 10वें स्थान का अंक, इसमें भी 10वें स्थान का अंक। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। तो 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का, 100वें स्थान का अंक हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100वें स्थान के अंक का 2/3। तो 3 गुणे 2/3 मतलब 2/3, 3 से 3 कट गया, ये 2 आ गया, 2 बात सही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100वें स्थान पे 6 है, तो 6 का 2/3 अगर ज्ञात करें तो 6 गुणे 2/3, तो 3 से 6 कट गया, 2 बार में 2 दूनी 4, तो ये भी बात फिट है, वही दोनों सही है। आगे बढ़े, 10वें स्थान का अंक। 10वें स्थान का अंक मतलब ये 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के प्रकार में पढ़ना है इसे, या पढ़ भी लिए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्यों है ये इस वीडियो में बताया गया है। संख्याओं के प्रकार में क्यों एक को क्यों छोटी अभाज्य संख्या नहीं कहा गया है, 2 को ही कहा गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पूरा इसके बारे में जानकारी जो है संख्याओं के प्रकार में, उसे आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। तो कहा गया है, क्या कहा गया कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 का वर्ग हो गया 4। तो जो 10वें स्थान का अंक है ये वाला, वो 4 होना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग। तो ये तो वर्ग नहीं है, खत्म, ये है, यहीं से ऑप्शन इसका हो गया सही। बाकी बात पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बाकी और बातें पढ़ेंगे तो और बातों से भी सब ये बात इस पे फिट बैठ रही हैं और आगे मिला सकते हैं कि 1000वें स्थान का अंक, अगर और बात आगे पढ़ें और 1000वें स्थान, तो 1000वें मतलब ये 1000वें स्थान का अंक एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। सही बात, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है नहीं, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 है।
तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, तो ये यही पे चरितार्थ हो रहा है। इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो हमें बस एक क्लू पकड़ना है कि कौन से वाले में ये फिट बैठता है। फिर एक और ऑप्शन आ गया, अगर आगे इस क्वेश्चन की बात करें, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, ऑप्शन तो हमें मिल ही गया, लेकिन फिर अगर आगे बढ़ाएं तो यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, तो इकाई का अंक एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या है, तो ये भी सबसे पहले मिल जाता। तो ऐसा, तो ये ऑप्शन सही हो गया। 8 7 6 4 9 कहाँ लिखा गया है ये चौथे ऑप्शन में। तो 59 का चौथा ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला सवाल और अंतिम भी, अगला सवाल है 60 नंबर का। क्या कहा गया इसके लिए? इसके लिए कहा गया कि एक रेलगाड़ी पटना से, कहां से? पटना से चल रही है 30 मई को चल रही है, 30 मई 2020 को। ट्रेन बाधित थी क्या इस दिन? 30 मई को चल रही है 23:40 पर। 23:40 पर चली और मुंबई पहुंचना है इसे। कहां पहुंचना है? मुंबई पहुंचना है इसे 1 जून 2020 को। पता नहीं लॉकडाउन में उस समय ट्रेन चल भी रही थी कि नहीं। 1 जून 2020 को ये मुंबई पहुंच गया। 1 जून 2020। तो 30 मई 20 को ये ट्रेन चली 23:40 पटना से, और मुंबई ये पहुंच गई 1 जून को 5:15 पर। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो रेलगाड़ी की यात्रा का अगर समय ज्ञात करें तो मई के अगर महीने की बात करें तो गिन के भी देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो है वो 31 दिनों का है। तो 30 तारीख के बाद 31 तारीख को भी ट्रेन चली, तो 31 तारीख को तो पूरा दिन भर ट्रेन चली, और ये अगले दिन मतलब 1 जनवरी को पहुंची। तो 30 मई से लेकर 31 मई, मतलब 30 मई को 23:40 रात का है ये समय। रात का समय 23:40। तो अगर केवल रात की बात करें, शाम की बात करें, तो ये हो गया 11:40 शाम। तो 11:40 शाम मतलब 30 तारीख को ये ट्रेन चली, तो 31 मई को 11:40 पे हो जाएगा 24 घंटा। कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटा। तो अब 11:40 पे पहुंची ये ट्रेन, अभी रास्ते में ही है। 11:40 पर 31 मई हो गया, 24 घंटा पूरा हो गया। उसके बाद 20 मिनट बाद, कितना मिनट बाद? 20 मिनट बाद आ जाएगा 1 जून। 20 मिनट बाद 12 बज जाएगा रात का, तो 1 जून आ गया। अब 1 जून को 20 मिनट तो अभी बचा हुआ है। 1 जून को ये 5:15 पे पहुंच जा रही है, मतलब 5 घंटा और 15 मिनट। तो 20 मिनट इसमें बचा हुआ था, तो 5 घंटा और 15 मिनट। तो कुल मिला के ये 24 घंटा के बाद कितनी देर ट्रेन चली? 5 घंटा और 5 और 2 1 3, 5 घंटा 35 मिनट। तो 24 घंटा और 5 घंटा 35 मिनट दोनों को फिर जोड़ दें तो 24 5 29 घंटा 35 मिनट ट्रेन पूरा चली। तो ट्रेन जो है 29 घंटा 35 मिनट चली, जिसका पहला ऑप्शन सही है। तो इसके दूसरे पार्ट को लेकर जल्दी उपस्थित होते हैं। इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी चेक कर लें कि उनका कितना ऑप्शन सही है। और उसके बाद अगले सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।